हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बीएसआर ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज हम सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम जीप एफ एंड ए आर जो कि जूनियर अकाउंटेंट के पेपर 2 में एक भाग है, तो इसको आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमने पहले वीडियो में संपूर्ण आरएसआर एक ही क्लास में कंप्लीट करवा रखा है, जो कि आप उस वीडियो को भी ज़रूर देख लें। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंडेक्स देखेंगे कि हमको कितने पार्ट पढ़ने हैं, मतलब कितने अध्याय पढ़ने हैं। सबसे पहले अध्याय 1, इसमें सामान्य परिचय के बारे में बता रखा है, जो कि नियम 1 से 4 तक। उसके बाद अध्याय 2 में वित्तीय प्रबंधन एवं नियंत्रण की सामान्य प्रणाली नियम 5 से 26। उसके पश्चात अध्याय 3, उसमें राजस्व प्राप्तियाँ, जिसमें नियम 27 से 41। उसके बाद अध्याय 4, जिसमें सरकारी धन की प्राप्ति, उसकी अभिरक्षा एवं कोषागार में भुगतान, जिसमें हम नियम 42 से 60 तक पढ़ेंगे। आगे अध्याय 5, जिसमें व्यय स्वीकृत करने के विषय में विभिन्न अधिकारियों की शक्तियों के बारे में बताया गया है, जिसमें नियम 61 से 73 तक पढ़ेंगे। और अध्याय 6 में भुगतान, नियम 74 से 124। उसके बाद डायरेक्ट अध्याय 14, उसमें प्रतिदाय यानी कि रिफंड एवं विविध व्यय, जिसमें नियम 252 से 258 तक पढ़ेंगे। उसके बाद अंतिम में अध्याय 17, जिसमें सहायता, अनुदान आदि, उसमें नियम 279 से 293 तक पढ़ेंगे। दोस्तों, जीए से संबंधित जो है वो मैं एक वीडियो अलग से ले आऊँगा। इसमें जो भी जीए के जो नए प्रारूप आए हैं, तो वो इम्पोर्टेंट जो भी हैं उसको हम एक छोटे से वीडियो में क्लियर कर देंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अध्याय 1, जिसमें सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम जे फेंडार का परिचय दे रखा है, उसमें नियम 1 से 4 तक है अध्याय 1 में। और उसमें सबसे पहले नियम 1, उसमें जे फेंडार जो है वो अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 150 के तहत संचालित है और राजस्थान में यह 25/10/1993 से लागू हुआ। नियम 2 में परिभाषाएं दे रखी हैं और उसमें सब क्लोज दे रखे हैं 2 से, वो आगे हम पढ़ेंगे। नियम 2(1) से 2(33) टोटल सब क्लोज दे रखे हैं। तो उसमें सबसे पहले हम 2 सब क्लोज ए, जिसमें महालेखाकार की परिभाषा है। उसके बाद नियम 2(2) में विनियोग, नियम 2(3) में बैंक, 2(4) में सक्षम अधिकारी और 2(5) में कैग यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसकी भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 के तहत नियुक्ति की जाती है। आगे नियम 2(6) में संचित निधि, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(1) के तहत निर्धारित निधि होती है। उसके बाद नियम 2 सब क्लोज 7 में संविधान और नियम 2(8) में आकस्मिक निधि, जो कि संविधान के आर्टिकल 267(2) के तहत निर्धारित है। उसके बाद 2(9) में नियंत्रण अधिकारी। उसके बाद 2(10) में विस्तृत शीर्ष यानी कि जीए। इससे आशय ये लेख हैं जिनके तहत विभाग के बजट का निर्धारण किया जाता है। उसके पश्चात नियम 2 सब क्लोज 11 में डीडीओ यानी कि आहरण एवं वितरण अधिकारी, जो कि राजस्व से संबंधित समस्त कार्यों को करने वाला, सरकारी बिलों पर हस्ताक्षर और प्रतिहस्ताक्षर करने वाला अधिकारी होता है। आगे नियम 2(12) में वित्त विभाग, नियम 2(13) में वित्तीय वर्ष, जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। आगे 2(14) में राजपत्रित अधिकारी, गेजेटेड ऑफिसर, जो कि वर्गीकरण, नियंत्रण, अपील नियम 1958 की धारा 1 में आने वाले अधिकारी होते हैं। आगे 2(15) में सरकार, जिसको आपको सरकार के बारे में तो पता ही है। उसके बाद नियम 2(16) में राज्यपाल, जो कि आर्टिकल 152 के तहत नियुक्त किए जाते हैं। उसके बाद 2(17) में विभागाध्यक्ष यानी कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जो कि जे फेंडार के परिशिष्ट 8 के तहत आने वाले समस्त अधिकारी विभागाध्यक्ष कहलाते हैं। आगे नियम 2(18) में कार्यालयाध्यक्ष के बारे में जानकारी है। उसके बाद नियम 2(19) में स्थानीय निकाय, जिनका गठन संसद या विधानमंडल में किसी अधिनियम को पारित करके किया जाता है। नियम 2(20) में स्थानीय निधि, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 268(2) के तहत निर्धारित निधि है। उसके पश्चात 2(21) में विविध व्यय,
ऐसे व्यय जो सरकार द्वारा नियमित अंतराल पर कर्मचारी के लिए खर्च किए जाते हैं। उसके पश्चात 2.22 में अनावर्तक व्यय, ऐसे व्यय जो आवर्तक की श्रेणी के अतिरिक्त व्यय हैं। उसके पश्चात नियम 2.23 में लोक लेखा निधि, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(2) के तहत निर्धारित होने वाले लेखे लोक लेखा निधि के अंतर्गत आते हैं। नियम 2.24 में लोक निर्माण कार्य जैसे कि सामुदायिक भवन, सड़क निर्माण आदि जो कार्य होते हैं। नियम 2.25 में पुनर्विनियोग यानी कि विनियोग की इकाई में से किसी अन्य मद को धन का आवंटन। 2.26 में आवर्तक व्यय यानी कि ऐसे व्यय जो नियमित अंतराल पर सरकार द्वारा खर्च किए जाते हैं जैसे कि वेतन, लोक निर्माण कार्य, अनुदान आदि। नियम 2.27 में प्रादेशिक अधिकारी यानी कि ये विभागाध्यक्ष से नीचे किंतु कार्यालयाध्यक्ष से ऊपर के अधिकारी होते हैं। नियम 2.28 में अधीनस्थ अधिकारी, वे समस्त अधिकारी जो जेफेंडार में वित्तीय शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं, वे अधीनस्थ अधिकारी की श्रेणी में आते हैं। आगे नियम 2.29 में कोषागार के बारे में बताया गया है और वर्तमान में राजस्थान में 41 कोषागार हैं और टोटल 225 उप कोषागार हैं। उसके पश्चात नियम 2 सब ए में ई कोषागार बताया गया है जो कि 2012 को जयपुर में पहला ई कोषागार स्थापित किया गया। नियम 2.30 में ई कोषागार के संचालन में नियम है और नियम 2.31 में ई भुगतान यानी कि ऐसा भुगतान जिसको करने से भुगतानकर्ता के खाते में से तुरंत प्रभाव से कटौती कर ली जाती है जो कि 2007 से प्रभावी है। उसके पश्चात नियम 2.32 में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान जो कि 2013 द्वारा कोषागारों व उप कोषागारों के माध्यम से जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके बैंक खाते में डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भुगतान किया जाता है। उसके पश्चात 2.33 में ई ग्रास जो कि 29/11/2007 से राज्य सरकार की गैर कर व कर प्राप्तियाँ ऑनलाइन जमा की जाएंगी और ये प्रश्न जो है वो अगली बार JRA में आ चुका है। अब हम 2 सब क्लोज वाले नियम खत्म कर चुके हैं। अब नियम 3 जिसमें विभागाध्यक्ष यानी कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट द्वारा किसी राजपत्रित अधिकारी को कार्यालयाध्यक्ष घोषित करना यानी कि विभागाध्यक्ष द्वारा कार्यालयाध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी। नियम 3 सब क्लोज अ में कार्यालयाध्यक्ष के नियुक्ति की सूचना विभागाध्यक्ष तुरंत वित्त विभाग को देगा। तो आगे नियम 3 सब क्लोज ब में कार्यालयाध्यक्ष द्वारा राजपत्रित अधिकारी को DDO नियुक्त करना। तो एक बार वापस बता देता हूँ, नियम 3 के तहत हमने देखा विभागाध्यक्ष द्वारा कार्यालयाध्यक्ष को नियुक्त किया जाएगा और नियम 3A के अंतर्गत कार्यालयाध्यक्ष के नियुक्ति की सूचना विभागाध्यक्ष वित्त विभाग को देगा और नियम 3ब में कार्यालयाध्यक्ष द्वारा DDO की नियुक्ति की जाएगी। और नियम 4 में संदेहों का निराकरण, यदि कोई संदेह हो जेफेंडर के नियमों में तो यह मामला अंतिम निर्णय के लिए वित्त विभाग को भेजा जाएगा। तो हमारा अध्याय 1 यहाँ पे समाप्त होता है जिसमें हमने नियम 1 से 4 तक कंप्लीट किए। अब हम अध्याय 2 पढ़ेंगे। अध्याय 2 में वित्तीय प्रबंधन एवं नियंत्रण की सामान्य प्रणाली के बारे में बता रखा है। नियम 5 से 26 इसमें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले नियम 5, सरकारी कोई भी राशि प्राप्त होते ही संबंधित अधिकारी उसे सरकारी खाते में तुरंत जमा करवाएगा। नियम 6 के तहत यदि सरकारी धनराशि बकाया राशि के रूप में हो तो वह संचित निधि में जमा करवाएगा व यदि वह सरकारी अभिरक्षा के रूप में हो तो वह लोक लेखा निधि में जमा करवाएगा। मैंने आपको पहले बताया ही है कि संचित निधि 266(1) के तहत और लोक लेखा निधि 266(2) के तहत। नियम 7 में जो कि ऊपर के नियम 5 व 6 के तहत जमा करवाई की राशि का निर्धारण, संग्रहण व लेखांकन करके संबंधित अधिकारी अपने उच्चतर अधिकारी को जमा करवाएगा। नियम 8 में कोषागार से धनराशि निकालने के सामान्य सिद्धांत। नियम 9 में लोक निधि में से व्यय करने की शर्तों का प्रावधान और नियम 10 में वित्तीय औचित्य के स्तर के बारे में बता रखा है। नियम 11 में व्यय के नियंत्रण के बारे में, नियम 12 में आंतरिक जांच जो कि निदेशक व अंकेक्षण अधिकारी जयपुर के द्वारा की जाती है। नियम 13 के तहत भुगतान में देरी से बचे और नियम 14 में प्रत्येक सरकारी कर्मचारी सरकारी राशि व सामान का लेखा तैयार करने की जिम्मेदारी को सही समय पर पूरा करेगा। अगर
इसमें कोई भी कमी आती है तो वह जिम्मेदारी व्यक्तिगत रूप से स्वयं अधिकारी की रहेगी। नियम 15 में हस्ताक्षर व प्रति हस्ताक्षर करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी। नियम 16 में विभागीय अधिकारियों का उत्तरदायित्व। नियम 17 में ऑडिट यानी कि महालेखाकार द्वारा विभागाध्यक्ष से सूचना मांगना। नियम 18 में संविदाएं, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 299 के तहत संविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। और नियम 19 में संविदा के सामान्य सिद्धांत, जैसे कि संविदा जो है वो खुली आमंत्रित की जानी चाहिए, संविदा से पूर्व वित्त विभाग की स्वीकृति ली जानी चाहिए, और संविदा 3 वर्ष से अधिक की हो तो 3 माह के नोटिस द्वारा संविदा वापस ली जा सकती है। नियम 20 में हानियों की रिपोर्ट के बारे में। नियम 21 में दुर्घटनाएं। नियम 22 में हानियों के लिए उत्तरदायित्व। नियम 23 में हानियों का अपलेखा। और नियम 24 में विभागीय नियम, जो कि वित्त विभाग द्वारा या उसकी अनुमति से बनाए जाएंगे। नियम 25 में लेखाधिकारियों, सहायक लेखाधिकारियों और कनिष्ठ लेखाकारों के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व परिशिष्ट 4 व 5 में दिए गए हैं। और अध्याय 2 का अंतिम नियम 26 शक्तियों का प्रत्यायोजन। अब हम अध्याय 3 जिसमें राजस्व एवं प्राप्तियों के बारे में नियम 27 से 41 तक पढ़ेंगे। सबसे पहले नियम 27 में प्रत्येक नियंत्रण अधिकारी का कर्तव्य है कि समस्त राशियां तुरंत प्रभाव से संचित निधि में जमा करवाए। नियम 28 में लेखों का सारांश, जिसमें महालेखाकार अपने लेखों का सारांश नियंत्रण अधिकारी को प्रत्येक माह भेजेगा। यदि कोई त्रुटि हो तो महालेखाकार को इसके लिए भेजा जाएगा। इसके पश्चात नियम 29 में विभागीय नियम, जो कि राजस्व के निर्धारण, संग्रहण व प्राप्तियों के बारे में विस्तृत नियम है। नियम 30 में बिना किसी कारण के किसी भी राजस्व को माफ नहीं किया जा सकता। नियम 31 में जब तक अधिकृत ना हो राशि को उचित खाते में हस्तांतरित नहीं किया जाएगा। नियम 32 में विभागाध्यक्ष राजस्व के संग्रह तथा बजट अनुमानों की तुलना में अंतरों की सूचना वित्त विभाग को देता रहेगा। नियम 33 में भूमि एवं भवनों का किराया। नियम 34 में किराया का निर्धारण। 35 में जुर्माना और 36 में जुर्माने का विवरण। और 37 में विविध मांग, यानी कि महालेखाकार विविध मांगों पर निगरानी रखेगा। नियम 38 में राजस्व का दावा। नियम 39 में माफी का विवरण। और नियम 40 में विभाग जुर्माने से संबंधित विविध नियम बनाएगा, वो भी अधिकारियों के मार्गदर्शन में। और अंतिम इस अध्याय 3 का अंतिम नियम है 41, जिसमें आंतरिक जांच। अब हम अध्याय 4 जिसमें सरकारी धनराशि की प्राप्ति, उसकी अभिरक्षा एवं कोषागार में भुगतान के बारे में पढ़ेंगे। इसमें नियम 42 से 60 तक पढ़ेंगे। और सबसे पहला नियम 42 में सरकारी धनराशि प्राप्त करने की विधि, यानी कि चेक, डीडी, बैंक चेक, पोस्टल ऑर्डर, मनी ऑर्डर, ई पेमेंट द्वारा। और उसके बाद नियम 43 में सिक्के, नोट आदि की प्राप्ति। नियम 44 में चेकों द्वारा सरकारी बकाया प्राप्त होना। और नियम 44 सरप्लस भाव में प्राप्त हुए चेक अनादरित होना। और नियम 43 में रसीद बुक का प्रारूप। उसके बाद नियम 46 में भुगतानकर्ता को रसीद देना। नियम 47 में रसीदों की डुप्लीकेट जारी करना। और नियम 48 में सरकारी धनराशि का लेखांकन। नियम 49 में गैर सरकारी राशि को सरकारी राशि के साथ नहीं मिलाया जाएगा। नियम 50 में गैर सरकारी राशि का लेन देन। नियम 51 में नकद शेष का सत्यापन। नियम 52 में सुरक्षा व्यवस्था। और नियम 53 में नकद राशि की रक्षा, जो कि कार्यालयाध्यक्ष या कैशियर के द्वारा की जाएगी। और नियम 54 में कोषागार में भुगतान, जो कि चेक द्वारा, डीडी द्वारा या ई पेमेंट के माध्यम से किया जा सकेगा। नियम 55 में चालान की प्रतियों के बारे में। नियम 56 में विभागीय अधिकारियों द्वारा चालान पर हस्ताक्षर किया जाना। नियम 57 में चालानों के विशेष प्रपत्र, जो कि कृषि आयकर, आयकर या बिक्री कर, माल कर, इनसे संबंधित होते हैं।
नियम 58 में भुगतानों के लिए प्राप्तियों का सीधा उपयोग नहीं किया जाएगा और नियम 59 में कोषागार के लेखों से विभागीय लेखों का मिलान प्रत्येक माह के अंत में किया जाएगा। अध्याय 4 का अंतिम नियम, नियम 60, धनराशि प्राप्त करने वाले अधिकृत व्यक्ति के कर्तव्यों के बारे में। अब हम अध्याय 5 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें व्यय स्वीकृत करने के विषय में विभिन्न अधिकारियों की शक्तियों के बारे में बताया गया है। नियम 61 से 73 तक हम इसमें पढ़ेंगे। इसमें पहले नियम 61 में विभागीय अधिकारियों की शक्तियों के अलावा समस्त शक्तियाँ जो हैं वो वित्त विभाग के पास होती हैं। आगे नियम 62 में अधीनस्थ अधिकारियों की शक्तियों का उच्चतर अधिकारियों द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद नियम 63 में पिछले मामलों में वित्तीय शक्तियाँ सक्षम अधिकारी द्वारा प्रयोग में की जा सकती हैं। आगे नियम 64 में अपने पद के अलावा अधिकारी अन्य पद की शक्तियों का प्रयोग कर पाएगा, जैसे कि जूनियर अकाउंटेंट है वो टीआरए की शक्तियों का भी प्रयोग जो है वो कर पाएगा। उसके बाद नियम 65 में भूमि देना, राजस्व का प्रयोग आदि के बारे में बताया गया है और नियम 66 में हानियों का अपलेखा। नियम 67 में लेखा परीक्षा द्वारा नामंजूर की गई माफ़ी एवं सरकारी कर्मचारियों को किया गया अधिक भुगतान, इसका अपलेखन नियमानुसार ही किया जाएगा। नियम 68 में स्वीकृतियों की सूचना। नियम 69 में भू अनुदान तथा भू राजस्व के संबंध में महालेखाकार को सूचना देना। नियम 70 में स्वीकृति के प्रभावी होने की तिथि, जिस दिन आदेश की तारीख होती है वही तिथि। उसके बाद नियम 71 में भूत लक्षित स्वीकृति। नियम 72 में स्वीकृतियों का व्यपगत यानी कि लैप्स होना। और अंतिम इस अध्याय का नियम है नियम 73, इसमें कर्मचारी के भत्तों के संबंध में स्वीकृति लैप्स नहीं होगी। अब हम अध्याय 6 में पढ़ेंगे भुगतान, जिसमें 74 से 124, यही अध्याय सबसे बड़ा है। इसमें सबसे पहले नियम 74 में दावों का प्रस्तुत किया जाना। उसके पश्चात 74 सब क्लोज अ, जिसमें भुगतान के दावे 74 ब में कोषागार में बिलों को पास करना, जो कि डीडीओ करता है। उसके पश्चात नियम 75 में बिल की परिभाषा दी गई है। इसमें डीडीओ प्रत्येक माह की 20 तारीख तक कोषागार को बिल जमा करवाएगा। डीडीओ यानी कि आहरण वितरण अधिकारी। नियम 76, इसमें बिलों पर हस्ताक्षर एवं प्रति हस्ताक्षर जो कि डीडीओ द्वारा किया जाएगा। और नियम 77 में नमूने के हस्ताक्षर। नियम 78 में नया कार्यालय सृजित करने की पूर्ति। नियम 79 में बिल तैयार करना एवं बिल का प्रारूप। आगे नियम 80 में संदेश वाहक के मार्फत भुगतान। नियम 81 में पहचान पत्र पर भुगतान करना। और नियम 82 में सरकारी लेन देन को पूर्ण रुपये में परिवर्तित करना। यदि 50 पैसे से अधिक होने पर 1 रुपये में बदला जाएगा और 50 से कम होने पर हटा दिया जाएगा। आगे नियम 83 में बिल पंजिका के बारे में। नियम 84 में दावों को प्रस्तुत करना। नियम 85 में रसीदों के लिए टिकट, जो कि 5000 से अधिक रुपये की समस्त रसीदों पर टिकट अवश्य लगाई जाएगी। और नियम 86 में उप कोषागार के द्वारा भुगतान। नियम 87 में बिल की प्रतियों के बारे में। नियम 88 में बिल का खोना और डुप्लीकेट बिल प्रस्तुत करना। नियम 89 में वाउचर के बदले प्रमाण पत्र या प्राप्तकर्ता की रसीद। नियम 90 समय बीतने के बाद क्लेम। नियम 91 पूर्व जांच। नियम 92 पूर्व जांच के संबंध में कुछ दस्तावेज लगाए जाते हैं वो। और नियम 93 में पूर्व जांच के लिए समय सीमा की गणना, जो कि स्वीकृति की तारीख से 2 वर्ष तक की होती है। नियम 94 में परिसीमन के दावे। नियम 95 में चेक लिखने के लिए अधिकारी। नियम 96 में कोषागार द्वारा चेक बुक उपलब्ध करवाना। चेक जो है वो डीडीओ को दी जाएगी। और नियम 97 में प्रत्येक बैंक या कोषागार के लिए पृथक पृथक चेकबुक होगी। नियम 98 चेक के बारे में डीडीओ समय समय पर कोषागार को या बैंक को सूचित करेगा। नियम 99 में चेक बुक की जांच। और नियम 100 में चेक बुक की
रक्षा। नियम 101 में चेक लिखने में सावधानी बरती जाएगी। एक नियम 102 में भुगतान के लिए रेखांकित चेक का उपयोग नहीं किया जाएगा। नियम 103 में चेकों की सूचना यानी कि 1000 रुपये से अधिक के चेकों के लिए कोषागार या बैंकों को पहले से सूचना देनी होगी। नियम 104 में 100 रुपये से कम की राशि के लिए चेक नहीं काटा जाएगा। नियम 105 में आयकर व बिक्री कर की कटौती के पश्चात ही ठेकेदारों के बिलों का भुगतान किया जाएगा। नियम 106 में चेक की वैधता अवधि जो कि 3 माह तक की होती है। उसके बाद 107 डिलीट कर दिया गया। 108 में चेक को रद्द करना, 109 में अनुपयोगी चेकों को लौटाना और 110 में चेकों का खो जाना। आगे नियम 111 चेक द्वारा भुगतान किया हुआ समझा जाना। उसके बाद 112 में बाद की तारीख के चेक। उसके बाद नियम 113 चेकों बिलों आदि पर पृष्ठांकन किया जाना और नियम 114 में साख पत्र। आगे नियम 115 में साख पत्र का लैप्स होना। नियम 116 में प्राइवेट पक्षकारों को सहायता अनुदान देना, इसका भुगतान डीडीओ के माध्यम से होगा। नियम 117 में भुगतान के लिए वाउचर और नियम 118 में भुगतान के आदेश और नियम 119 में भुगतान किए गए वाउचर। नियम 120 में वाउचरों को सुरक्षित रखना। नियम 121 में महालेखाकार को वाउचर प्रस्तुत करना। नियम 122 में वाउचरों को रद्द करना, उप वाउचरों को रद्द करना। नियम 123 में उप वाउचरों को रद्द या निरस्त करना और नियम 124 इस अध्याय का अंतिम जो कि इसमें अधिक उपभुगतान की वसूली करना। अब हम अध्याय 14 पढ़ेंगे जिसमें प्रतिदाय यानी कि रिफंड एवं विविध व्यय के बारे में प्रावधान है। सबसे पहले 252 नियम 252 में जिसमें प्रतिदाय लागू कब होगा उसके बारे में है और नियम 253 में रिफंड का वर्गीकरण, नियम 254 में रिफंड के लिए स्वीकृति, नियम 255 में रिफंड का बिल जो कि GA 100 में तैयार होगा और नियम 256 जिसमें रिफंड के आदेश 3 माह तक मान्य होंगे। आगे नियम 257 में अगर कोई दैवीय प्रकोप होने पर सरकार द्वारा कोई क्षतिपूर्ति दे नहीं है, यानी कि कोई भी प्राकृतिक घटना या दुर्घटना होती है तो सरकार द्वारा इसकी कोई क्षतिपूर्ति नहीं की जाएगी। और अंतिम नियम 258 भूमि के लिए क्षतिपूर्ति। अब हम अध्याय 17 जो कि अंतिम अध्याय है उसको पढ़ेंगे। उसमें सहायता अनुदान नियम 279 से 293 तक पढ़ेंगे। सबसे पहले नियम 279 उसमें क्षेत्र जैसे कि स्थानीय निकाय, निगमों, बोर्ड, शैक्षणिक संस्थाओं आदि। 280 में अनुदान देने के सामान्य सिद्धांतों के बारे में। 281 में विशिष्ट प्रयोजन के लिए अनुदान। 282 में उचित समय का अर्थ जो कि 1 वर्ष और नियम 283 में भवन हेतु अनुदान स्वीकृत करने के सिद्धांत। आगे नियम 284 उसमें उपयोगिता प्रमाण पत्र के बारे में प्रावधान है। उपयोगिता प्रमाण पत्र का मतलब अनुदान जिस उद्देश्य से दिया गया हो उसके संबंध में यह उपयोगिता प्रमाण पत्र आवश्यक है। उसके पश्चात नियम 285 में कुछ विशेष संस्थाओं के लिए अनुदान प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है, जैसे कि पंचायत समिति, जिला परिषद, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, राजस्थान ललित कला अकादमी, राजस्थान खेलकूद परिषद आदि संस्थाओं हेतु। उसके पश्चात नियम 286 में उपयोगिता प्रमाण पत्र उस अधिकारी को भेजा जाएगा जिसने अनुदान हेतु स्वीकृति प्रदान की थी। आगे नियम 287 उसमें अनुदान का बिल GA 110 में तैयार होगा और अनुदान का एक रजिस्टर भी तैयार होगा और यह माह में एक बार यह रजिस्टर विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाएगा। नियम 288 अनुदान स्वीकृत अधिकारी के कर्तव्य व दायित्व के बारे में बताया गया है। आगे नियम 289 उसमें पंचायत समिति, जिला परिषदों को अनुदान की प्रक्रिया के संबंध में जो प्रक्रिया है उसके बारे में बताया गया है। नियम 290 में सहायता अनुदान का भुगतान PD अकाउंट के माध्यम से किया जाएगा। अंतिम में नियम 291 में छात्रवृत्तियां और स्टाइपेंड के बारे में बताया गया है। नियम 292 में विचाराधीन अनुदान वे अनुदान जो किसी विशेष अधिकारी के पास विचाराधीन हो और अंतिम नियम है 293 जिसमें अन्य अनुदान के बारे में प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। हमने इस वीडियो में GF एंडार के
पूरे जो नियम हैं और पूरे जो पाठ हैं वो पढ़ लिए हैं। जीए विस्तृत शीर्ष के बारे में जो है वो मैं एक अलग से छोटा सा वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि इसमें जो फॉर्मेट जो है वो नया आ गया है 2020 के बाद से। तो उसके अनुसार जो नया फॉर्मेट आ गया उसके अनुसार मैं छोटा सा वीडियो लेके आऊँगा। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है और आई होप आपके आने वाले एग्ज़ाम में ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड सब्सक्राइब द प्रेस बेल आइकन। धन्यवाद।